पिछली 2 कक्षाओं में आप लोगों ने देखा है कि हम भिन्न पर बातचीत कर रहे थे और आपने अलग-अलग उदाहरणों में देखा कि भिन्न की जो प्रारंभिक समझ है, वो किस प्रकार आगे बढ़ती है। और आपने ये देखा कि एक व्यवस्था कि हम टुकड़ों को संख्याओं में कैसे प्रदर्शित करें। हमने इकाइयों को गिनने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन इकाइयों के साथ-साथ हमको एक से अधिक इकाइयों के समूह को भी गिनना पड़ता है या एक किसी इकाई के छोटे टुकड़ों को भी गिनना पड़ता है। तो उस इकाई के संदर्भ में हम बड़े समूह को या टुकड़ों को यदि गिनना चाहें, तो गिनने की प्रक्रिया कैसी होती है और इस गिनने की प्रक्रिया को हम संख्याओं में कैसे व्यक्त करते हैं, इसके लिए जो एक व्यवस्था, एक परंपरा के रूप में हमारे सामने आई, उसे आपने भिन्न के रूप में देखा कि हम उसे किस तरह प्रदर्शित करते हैं। ये एक बहुत प्रारंभिक सी बात है और मुझे उम्मीद है कि आप में से प्रायः सभी साथी इस बात को पहले से जान रहे होंगे। उसी के आगे जो हम एक कड़ी ले रहे हैं, उसको थोड़ा-सा आगे बढ़ा रहे हैं, वो है तुल्य भिन्न की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये तुल्य भिन्न की अवधारणा क्या है और इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसको यहाँ पर हम समझेंगे। तो आप सामने बोर्ड पर देख रहे होंगे कि एक जैसी 3 इकाइयाँ यहाँ पर हैं। ये इकाई नाम दे दें हम इनको, ये मान लीजिए इकाई A है, ये इकाई B है और ये इकाई C है और ये तीनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इकाई A के 2 बराबर हिस्से किए हुए हैं, इकाई B के हमने 4 बराबर हिस्से किए हुए हैं और इकाई C के 8 बराबर हिस्से किए गए हैं। ये हिस्से और भी किसी तरह से किए जा सकते हैं। यहाँ पर इस उदाहरण को समझने के लिए मैंने इस तरह से इनको अलग-अलग हिस्सों में बाँटा है। अब मान लीजिए कि एक हिस्से को एक हिस्से को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं भिन्न के रूप में, तो उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? जैसा आपने पिछली कक्षाओं में देखा उसके आधार पर आप बताएँगे। मान लीजिए ये जो खंड है, ये जो ऊपर का खंड है, इसे मैं रेखांकित करता हूँ और इसी के बराबर जो B का हिस्सा है उसको भी मैं रेखांकित करता हूँ। तो देखिए A और B और C तीनों बराबर इकाइयाँ हैं और यहाँ पर जितने हिस्से को मैंने A का रेखांकित किया उतने हिस्से को B का मैंने रेखांकित किया और उतने ही हिस्से को C इकाई का भी रेखांकित करता चला जाता हूँ मैं। ये देखिए हमने ये हिस्से रेखांकित कर दिए। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो रेखांकित भाग है, वो उस इकाई के संदर्भ में भिन्न के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि यहाँ पर आपने देखा कि A के 2 बराबर हिस्से किए गए थे और उसमें से एक हिस्से को हमने रेखांकित किया है। तो ये जो रेखांकित भाग है, उसके भिन्न के रूप में जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है, उसे आप 1/2 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ये बात आप पहले से जान रहे हैं। अब वही बात यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इकाई B है जो इकाई A के ही बराबर है। यहाँ पर भी हमने उतने ही हिस्से को रेखांकित किया है जितने हिस्से में A को हमने रेखांकित किया है। यदि इसको हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुल 4 बराबर हिस्से हैं और इसमें इनमें से 2 हिस्सों को हमने रेखांकित माना है, रेखांकित किया है। तो ये जो रेखांकित भाग है वो B के संदर्भ में कहलाएगा 2/4। कुल 4 हिस्से बराबर-बराबर किए गए और इन 4 हिस्सों में से हम 2 हिस्से की बात कर रहे हैं, तो ये जो 2 हिस्से हैं, वो इस इकाई B के 2/4 के रूप में कहलाएँगे। चूँकि इकाई B और इकाई ये दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखांकित हिस्सा है, वो इस A के रेखांकित हिस्से के बराबर है और ये जो 2/4 है, वो A के 2/4 को प्रदर्शित कर रहा है, या B के 2/4 को प्रदर्शित कर रहा है, दोनों बातें आप कह सकते हैं। अब ठीक इसी तरह से आप देखिए, यहाँ पर जो इकाई C है, जो A और B के बराबर ही है, वहाँ पर हमने इस पूरी इकाई के 8 बराबर हिस्से किए हैं, 1, 2, 3, 4 और 4 ऊपर। तो ये जो 4 कुल 8 हिस्से किए गए हैं, इन 8 हिस्सों के 4 हिस्से को रेखांकित किया गया है। तो ये रेखांकित भाग जो है, इसे आप प्रदर्शित करेंगे 4/8 से। और ठीक यही बात आप खाली जगहों के लिए भी कह सकते हैं। ये जो खाली जगह है, वो भी इस इकाई का 1/2 है। ये जो खाली जगह है, वो इस इकाई का 2/4 है और ये जो खाली जगह है, वो इस इकाई का
4/8 है। तो हम फिलहाल रेखांकित भाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इस इकाई में रेखांकित भाग को 1/2 से प्रदर्शित कर रहे हैं और यहाँ पर वही रेखांकित भाग 2/4 से प्रदर्शित हो रहा है और वही रेखांकित भाग यहाँ पर 4/8 से प्रदर्शित हो रहा है। यदि इसके और भी ज्यादा हिस्से आप कर दें तो भी आपको परिणाम इसी तरह के मिलेंगे। जो भी जिस तरह से भी आप इस भिन्न को प्रदर्शित करेंगे उन सब के मान बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि भिन्न इस इकाई के लिए भिन्न 1/2 बराबर है भिन्न 2/4 के और ये भिन्न बराबर है 4/8 के। तो आप देख रहे हैं कि 1/2, 2/4 और 4/8 ये सभी के सभी भिन्न एक एक विशेष इकाई के संदर्भ में एक बराबर हिस्से को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी भिन्नें तुल्य भिन्न कहलाती हैं। ये तुल्य भिन्न की एक प्रारंभिक समझ है। इसे हम और भी दूसरी आकृतियों में आजमा कर देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी परिभाषा हुई, छोटी सी समझ हुई तुल्य भिन्न के बारे में। तुल्य भिन्न बनाए कैसे? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/2 एक भिन्न है। यदि इसके अंश में और हर में हम 2 का गुणा कर दें तो क्या मिलता है? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आप देख रहे हैं कि ऐसा करने से आपको ये वाली भिन्न मिल रही है जो 1/2 की तुल्य भिन्न है। तो एक निष्कर्ष यहाँ पर ये निकला, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में आप एक जैसी संख्या का गुणा कर दें तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो उसकी तुल्य भिन्न होगी। तो 1/2 की तुल्य भिन्न 2/4 आपने यहाँ पर तो चित्र के माध्यम से देखा, लेकिन गणना करने के ढंग से यदि आप देखेंगे तो आप तुल्य भिन्न को इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा, क्या 1/2 से हम 4/8 को प्राप्त कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमारी जो मूल भिन्न है वो 1/2 है और यदि अंश में हम 4 का गुणा कर दें और हर में भी 4 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 1 गुणा 4 माने 4 और 2 गुणा 4 माने 8। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 के अंश और हर में आपने 4 और 4 का गुणा किया तो आपको 4/8 मिला, जो यहाँ पर उसके तुल्य भिन्न के बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी भिन्न छोटी वाली सबसे छोटी भिन्न 1/2 के रूप में दिखाई पड़ रही है, उस भिन्न में यदि आप अंश में 2 और 2 हर में और अंश में 2 और 2 का गुणा करें तो तुल्य भिन्न मिल रही है। 4 और 4 का भी गुणा कर दें तो 4/8 मिल रहा है जो उसकी तुल्य भिन्न है। क्या 1/2 में के अंश और हर में 3 का गुणा यदि हम करें तो क्या होगा? आइए इसको भी देखते हैं। हमने 1/2 जो हमारे पास भिन्न थी उसके अंश और हर में 2 और 4 का गुणा किया तो हमको 2 भिन्न मिली जो जिसे हम पहले से तुल्य भिन्न के रूप में चिन्हित कर चुके थे। अब हम 3 का गुणा करते हैं, यहाँ पर अंश में 3 का गुणा और हर में भी 3 का गुणा, तो हमको मिलता है ऊपर 3 गुणा 1 या 1 गुणा 3 यानी 3 और 2 गुणा 3 यानी 6। तो आपको मिल रहा है यहाँ पर 3/6। तो ये 3/6 भी 1/2 की तुल्य भिन्न है। या ये कह सकते हैं कि 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये सभी के सभी आपस में तुल्य भिन्न हैं। 1/2 की तुल्य भिन्न ये है, या आप कह सकते हैं 4/8 की तुल्य भिन्न ये सभी है। यदि कोई ऐसी भिन्न है जिसके अंश और हर में किसी संख्या का भाग दिया जा सकता है, समान संख्या का भाग दिया जा सकता है, तो हम उन भिन्नों में हर और अंश में समान संख्या का भाग देकर भी तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं, जो तुलनात्मक रूप से अंश और हर में हमें छोटी संख्याएं देगा। तो ये कुछ उदाहरण है। अब आपके सामने मैं कुछ छोटे दूसरे उदाहरण रखता हूँ और आपसे कहता हूँ कि आप उन्हें तुल्य भिन्नों में बदलिए। जैसे एक तुल्य भिन्न है 5/7, एक भिन्न है 5/7 और इसके हम तुल्य भिन्न बनाना चाहते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि आप इसे कितनी तुल्य भिन्न बना सकते हैं? 5/7 एक भिन्न है और इससे हम तुल्य भिन्न बनाना चाह रहे हैं। तो पहला सवाल है कि 5/7 की कितनी तुल्य भिन्नें बनाई जा सकती हैं? ये जवाब मुझे आपसे चाहिए। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 5/7 की कितनी तुल्य भिन्नें बनाई जा सकती हैं?
कोई भी? सर यदि गुणा करते जाने से ही ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करते जाएं तो ये तो इन्फिनिटी की ओर जाता है फिर सर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब है कि 5/7 के अंश और हर में हम किसी भी संख्या गुणा करें, समान संख्या गुणा करें, तो जो भी भिन्न हमें प्राप्त होगी वो 5/7 की तुल्य भिन्न होगी। और ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिसका हम अंश और हर में गुणा कर सकते हैं। तो देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं। हम 5/7 लेते हैं और इसमें हम 7 का गुणा करते हैं। अंश में भी 7 का गुणा किए और हर में भी 7 का गुणा किए, तो वो क्या मिलेगा? 7 गुणा 5 यानी 35 और 7 गुणा 7 माने 49। तो एक भिन्न हमें मिली जो 35/49 है। तो हम कह सकते हैं कि 5/7 की एक तुल्य भिन्न 35/49 है। यह 35/49 की एक तुल्य भिन्न 5/7 है। क्या हमारे साथी कुछ और भी तुल्य भिन्न बनाने की कोशिश करेंगे? मैं फिर से लिखता हूँ, 5/7 एक भिन्न है और इसकी हमें एक तुल्य भिन्न बनानी है। तो कोई जल्दी से हमें बताए कि कोई 35/49 के अलावा कोई और तुल्य भिन्न बताया है कोई भी साथी? जो भी बोलना चाहे अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं कृपया। सर चैट बॉक्स में कुछ उत्तर आ रहे हैं, 10/14, 25/35। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये मुझे लग रहा है कि हमारे साथियों ने जवाब दिया है और वो उसकी समझ विकसित करते चले जा रहे हैं। तो ये तुल्य भिन्न की सामान्य सी एक समझ है। कोई साथी यदि बोल के बताना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। चलिए ठीक है। तो ये एक तुल्य भिन्न के बारे में प्रारंभिक सी जानकारी आपके सामने मैंने रखी। फिर इसकी उपयोगिता के बारे में हम बात करते हैं। देखिए जरा इसको हम कैसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर एक भिन्न है रेखांकित भाग, जिसे हमने इस इकाई के संदर्भ में कहा है कि जो रेखांकित भाग जो है वो इस पूरी इकाई a का 1/2 है। अब मान लीजिए मैं इस भिन्न के साथ इस छोटे भिन्न को, इस छोटे हिस्से को जोड़ के बताना चाहता हूं कि ये रेखांकित भाग और ये वाला हिस्सा मिल जाए तो दोनों कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस भिन्न को हम प्रदर्शित करेंगे। ये कुल 4 हिस्से हैं और एक हिस्से को मैंने इस खास तरीके से यहाँ पर रेखांकित किया है, रंगीन किया है। तो इसका जो मान है वो इसके संदर्भ में 1/4 होगा। अब यदि कोई मुझसे कहे कि इस इकाई का ये जो हिस्सा है, आधा हिस्सा, और इस इकाई का ये जो वाला हिस्सा है जिसे हम 1/4 से प्रदर्शित कर रहे हैं, दोनों को हम मिला दें, दोनों को एक साथ शामिल करें, तो जो नया भिन्न बनेगा वो क्या होगा, उसका मान क्या होगा? ये अगर सवाल कोई हमसे पूछे तो इसका जवाब कैसे देंगे? एक उत्तर तो ये है कि ये 1/2 और ये 1/4 है, दोनों एक जैसी इकाई से संबंधित हैं, तो इनको मिला देने पर हमको 1/2 धन 1/4 मिलेगा। ये जो जोड़ना हुआ वो एक निश्चित इकाई के संदर्भ में हुआ, लेकिन यदि इसके जगह पर कोई दूसरी इकाई होती, मान लीजिए एक ऐसी इकाई होती और इसके 1/4 भाग को हम जोड़ते, तो ये परिणाम बताना मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक अलग इकाई का 1/4 है और ये अलग इकाई के 1/2 है। तो इन्हें आप जोड़कर इस तरह से आसानी से नहीं बता सकते। तो जोड़ने के संदर्भ में पहली जो आवश्यक बात है वो ये है कि जिन भिन्नों को ले रहे हैं उनकी जो वास्तविक इकाई है, उनकी जो मूल इकाई है वो एक जैसी होनी चाहिए, तभी आप उनको शामिल कर सकते हैं, तभी आप उनको जोड़ सकते हैं। तो ये पहली शर्त है कि इस 1/2 के साथ इस 1/4 को आप सामान्य ढंग से नहीं जोड़ सकते। इसे हमको देखना पड़ेगा क्या इसे हम इस जैसी इकाई में या इस जैसी इकाई को इस जैसी इकाई में बदल सकते हैं। यदि ऐसा होगा तभी हम इनको जोड़ पाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये दोनों इकाइयां एक जैसी हैं, तो इसके किसी हिस्से के साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये दो
एक प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा है आपके सामने कि इस इकाई A का ये 1/2 है जो रेखांकित भाग है, और इस इकाई B का ये जो है वो 1/4 है। यदि हम इन दोनों को मिला दें तो जो प्राप्त परिणाम होगा कितना होगा? जैसे मान लीजिए मैंने इस हिस्से को यहाँ पर फिर से इस इकाई को यहाँ पर बनाता हूँ एक बार। ये उसके बराबर एक इकाई मैंने बना दी। और ये जो हिस्सा मैंने लिया था उसे भी यहाँ पर बना देता हूँ। और ये जो हिस्सा जो लिया है उसे मैं यहाँ बना देता हूँ। तो A का मैंने ये ऊपर का हिस्सा लिया था, ये उसे यहाँ प्रदर्शित करता हूँ, और B का ये हिस्सा मैंने यहाँ लिया था उसे यहाँ प्रदर्शित करता हूँ। अब सवाल है कि इसे तो मैं 1/4 कह रहा हूँ और इसे मैं कह रहा हूँ 1/2। क्या इन्हें मिलकर या इन्हें एक साथ बताया जा सकता है? ये प्रश्न है। और यदि बताया जा सकता है तो हम कैसे बताएं? ये भिन्न 1/2 है और ये वाली भिन्न 1/4 है। ये B का 1/4 है और ये A का 1/2 है। चूंकि A और B बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि A या B के इस हिस्से को 1/2 कहेंगे और इस हिस्से को 1/4 कहेंगे। अब यदि हम इन्हें शामिल करना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा? आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा तो मैं यही बताऊंगा, यदि इसको जोड़ना होगा तो हमें इन दोनों टुकड़ों को एक जैसे टुकड़ों में बदलना होगा। यानी इस भिन्न को भी इसकी इसकी शैली में हमको लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो पहले तो हमको उसके जैसे हिस्से बनाने पड़ेंगे। तो आप देखिए, जितना बड़ा टुकड़ा ये है उतना बड़ा टुकड़ा हमको इसका और इसका इस पूरे का बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए जो यहाँ पर डिवीजन आपने किया है, जो विभाजन आपने किया है, वैसा ही विभाजन यहाँ पर करेंगे। तो उस संदर्भ में आप देखें, जिसे आप 1/2 कह रहे थे वो अब क्या बताएगा? इस पूरी इकाई के 2/4 को बताएगा। तो 1/2 जिस चीज को बता रहा था, जितने हिस्से को 1/2 से हम प्रदर्शित कर रहे थे, वही हिस्सा प्रदर्शित होगा अब 2/4 से, क्योंकि आपने एक हिस्सा लिया, ये दूसरा हिस्सा लिया और कुल 4 हिस्से थे। तो ये जो रेखांकित भाग है वो अब नए रूप में प्रदर्शित हो रहा है, 2/4 के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो यदि आप 1/2 और 1/4 को जोड़ना चाह रहे हैं तो आपने क्या देखा कि आपने 1/2 को एक ऐसे फ्रैक्शन के रूप में, एक ऐसे भिन्न के रूप में लिखा जिसका हर 4 है। मतलब जिस तरह से आपने इसके टुकड़े को काउंट किया था, गिना था, उसी तरह से उसी साइज के टुकड़े के रूप में इसे भी आपको बदलना पड़ेगा। तो आपने 1/2 की जगह इसे 2/4 किया, और 1/2 की जगह 2/4 किया, माने क्या किया आपने? इसको आपने एक ऐसे तुल्य भिन्न में बदला जो जिसका हर इसके समान है। हर समान होने का मतलब क्या? उस इकाई के टुकड़ों की जो साइज है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम किन्हीं दो भिन्नों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो हमें उन्हें ऐसे भिन्न के रूप में बदलना होता है जिनके हर एक समान है। और हर के समान होने का मतलब है उन टुकड़ों की साइज हमने बराबर कर दी, और इकाई तो पहले ही बराबर है। इकाई पहले बराबर होगी तभी जोड़ना संभव होगा। और बाद में दूसरा काम जो हमने किया वो ये है कि उनके हर की हर के आकार को हमने एक जैसा कर दिया, हर को एक जैसा बना दिया, यानी टुकड़ों को हमने एक जैसा बना दिया। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, 1/2 को 2/4 में बदला। तो जो हमारा प्रश्न था 1/2 धन 1/4, वो क्या हो गया? पहला प्रश्न था हमारा था, हम जोड़ना चाहते थे 1/2 धन 1/4 को। तो यहाँ पर जो 1/2 था वो किसमें बदल गया? 2/4 में बदल गया, और 1/4 आपके पास पहले से था। तो अब मिला क्या आपको? देखिए, अब इस पूरी इकाई के संदर्भ में देखिए कुल 4 हिस्से हैं। तो जो नया भिन्न बन रहा है उसके हर में आप 4 लिखेंगे। और कितने हिस्सों के बारे में आप बात कर रहे हैं? ये दो आपके पास पहले थे और ये उसमें शामिल हो गया, तो 1, 2 और 3 हिस्से शामिल हो गए। तो जो भिन्न आपको मिली वो क्या हुई? 3/4 हुई। तो अब इस परिणाम को गौर से देखिए, इस परिणाम को आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक भिन्न 2/4 थी, दूसरी भिन्न 1/4 थी, और इन दोनों को आपने जोड़ा तो परिणाम आपको मिला 1, 2, 3/4। और उसे आप यहाँ पर देखें तो क्या होगा?
कि हर जितना था वही हर आपको यहाँ पर मिल रहा है, और अंश को आप जोड़ते चले जा रहे हैं, 2 और 1 को मिलाने पर 3 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण जब आप देखेंगे तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि यदि आप दो भिन्नों को जोड़ना चाहते हैं तो पहली जरूरी शर्त है कि वो सारी भिन्नें जो हैं वो एक निश्चित एक जैसी इकाई के संदर्भ में ली गई हो। दूसरी शर्त है उनकी जो साइज है, भिन्नों की जो साइज है, जो जिन टुकड़ों में हमने उनको व्यक्त किया है वो टुकड़े आपस में बराबर हो, यानी कि उनके हर बराबर हो। और ऐसी स्थिति में हम अंशों को सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पर अंश 2 था और यहाँ पर अंश 1 था, उन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमको 3 मिला, और हर की जगह पर हमने 4 किया। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे अंश को जिस तरह से जोड़ते हैं वो हर को भी उसी तरह जोड़ लेते हैं, तो उनके उत्तर कई बार ये आते हैं 2 और 1 3, 4 और 4 8। तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो हर है वो टुकड़ों के साइज को निर्धारित कर रहा है, वो तय करता है कि इन दोनों भिन्नों के टुकड़े एक जैसे हैं, दोनों भिन्नों में जो इकाई है गिनने की वो एक जैसी है, और उसमें हमने कितनी संख्या में उन टुकड़ों को शामिल किया है वो ऊपर से पता चलता है। तो जब हम इस प्रकार जोड़ेंगे तो हमें परिणाम क्या होगा, यदि हर बराबर है तो जो योगफल है उसका हर भी उतना ही होगा, और अंश को आप जोड़कर लिखेंगे। तो ये एक सामान्य सा परिणाम है भिन्नों को जोड़ने से संबंधित। अब यदि ये समझ में आ गया हो तो हम कुछ नए उदाहरण लेंगे। इस पर कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक छोटा सा प्रश्न है, तो अगर एक तो चीज आपने स्पष्ट की कि एक जैसे चीज के टुकड़े ही आपस में जोड़े जाएंगे, बड़े या छोटे, यानी कि जी अगर जी रोटी का चौथाई टुकड़ा और त्रिकोण पराठे का चौथाई टुकड़े को हम जोड़ नहीं सकते। हाँ जी हाँ, उन्हें हमको फिर ऐसी इकाइयां बदलना पड़ेगा जिनमें दोनों प्रदर्शित किए जा सके। मतलब तो चौकोन गोल टुकड़े को और त्रिकोण टुकड़े को, जिन टुकड़ों को हम बता जोड़ना चाहते हैं उन्हें फिर किसी न किसी तरह से एक जैसी इकाई में हमको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, तब हम जोड़ पाएंगे। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे हम इस तरह की परिस्थितियों में चीजों को हल करते हैं। बिल्कुल कि सर, जैसे क्योंकि इससे, रोटी की, हाँ सर। हाँ, रोटी के टुकड़े को और पराठे के टुकड़े को हम जोड़ना चाह रहे हैं, तो वहां पर एक ऐसी छोटी इकाई कैसे चुनी जा सकती है कि जो जो दोनों के लिए काम आ सके। तो हमें एक ऐसी इकाई चुननी होगी, एक ऐसी इकाई ढूंढनी होगी जिससे हम दोनों की माप कर सके, पराठे के टुकड़े को भी उस इकाई से नाप सके और रोटी के टुकड़े के भी, गोल रोटी के टुकड़े को भी हम उस इकाई से नाप सके। तो ऐसी इकाई चुननी पड़ेगी, और जब तक ऐसी इकाई हम चुन नहीं पाएंगे उनको जोड़ना मुश्किल होगा। बिल्कुल सर, इस बात को तो ये स्पष्ट हुआ। और दूसरी बात ये कि सर, भिन्न का हम जो भी काम भिन्न काम जो भी काम कर रहे हैं, मूलतः हम टुकड़ों के साथ खेल रहे हैं, एक पूर्ण के टुकड़ों के साथ खेल रहे हैं। तो अगर दो भिन्नों को भी, अगर तुल्य भिन्न भी हैं, तुल्य मतलब एक जैसे वस्तु के भिन्न भी हैं, तो उनको जोड़ने की बात आती है तो हम टुकड़ों को जोड़ने के हिसाब से ही सोचें तो हमें ज्यादा सफलता मिलेगी सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये देखना पड़ेगा कि टुकड़े एक जैसे होंगे तभी जुड़ेंगे, और वो एक निश्चित एक जैसी इकाई के टुकड़े होंगे तभी जुड़ेंगे। और यदि इकाइयां बराबर नहीं है तो हमें कुछ ऐसे माध्यम ढूंढने होंगे जहां पर हम ऐसे टुकड़े ढूंढने पड़ेंगे जिनसे दोनों इकाइयों को हम प्रदर्शित कर सके, तब कहीं चार को जोड़ना संभव होगा। और ये कैसे होगा आगे के पार्ट में हम इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसे दो अलग अलग हमारे पास इकाइयां हैं और यदि हम उनको शामिल करना चाह रहे हैं तो क्या उपाय है। तो इस पे आगे चल के बात करेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत आसान था, 1/2 को हमने 2/4 में कन्वर्ट कर लिया, और 1/4 के 1/4 ही था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि इसको हम आसानी से एक जैसा कर रहे हैं। तो हमको कुछ दूसरी परिस्थितियों पे ध्यान देना होगा। मैं इसको एक ऐसा उदाहरण आपके सामने रख के देखता हूँ, और हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे देखिए, ये इकाई एक हमारे पास पहले से मौजूद है, और एक दूसरी इकाई हम ले लेते हैं, इसको और थोड़ा आसान कर दें। इसके मैंने कुल 4 हिस्से कर दिए, और एक ऐसी और इकाई में लेता हूं यहाँ पर।
ये जैसी इकाई ए है वैसी दूसरी इकाई बी है, और इसके कुछ अलग तरह से टुकड़े यदि किए जाएं, मान लीजिए इसके मैं 3 टुकड़े करता हूँ, 3 बराबर और बराबर टुकड़े करता हूँ, और इकाई बी है जो साइज में इकाई ए के ही बराबर है, और इस इकाई के मैंने 3 बराबर बराबर टुकड़े किए हैं, और इन 2 टुकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो 2 टुकड़े हैं शुरू के, भिन्न के रूप में इसको हम प्रदर्शित करना चाहेंगे तो इस इकाई के 2/3 से प्रदर्शित होगा। इस इकाई का 2/3 है, और ये जो आप देख रहे हैं वो इस इकाई का 2/4 है। हम रेखांकित भाग की बात कर रहे हैं, जो खाली वाला हिस्सा है उसके बारे में हम बात कर सकेंगे आगे चल के। तो अब हम इन दोनों भिन्नों को जोड़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक टुकड़ा, ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं वो इस ए के 2/4 को प्रदर्शित कर रहा है, और ये बी के 2/3 को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ इसको हम आपस में जोड़ना चाहते हैं। तो पिछली बार तो भिन्न हमारी 1/2 थी, और एक और भिन्न थी 1/4 के रूप में थी, तो वहां पर हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तब हमको आसानी से एक ऐसी भिन्न मिल गई जिनका हर 4 बन गया। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ 4 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या इन्हें हम 3 को 4 नहीं बना सकते और 4 को 3 नहीं बना सकते? तो क्या उपाय किया जाए, ये एक सवाल है। जब तक ऐसा हम नहीं करेंगे तब तक इन भिन्नों को जोड़ना संभव नहीं होगा। तो हमें इनकी एक ऐसी तुल्य भिन्न बनानी होगी जिनके हर समान हैं। तो आपको याद होगा जब हम लघुत्तम समापवर्त पे बात कर रहे थे, तो लघुत्तम समापवर्त एक ऐसी संख्या के बारे में बात करता है जो दी हुई संख्याओं से बराबर बराबर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि 4 की कोई ऐसी ऐसा समापवर्त हो जो 3 का भी 3 का भी अपवर्त हो, 4 का ऐसा अपवर्त जो 3 का भी अपवर्त हो। तो ऐसा करने के लिए हम देखते हैं कि यदि हम 4 में 1 का गुणा करें तो हमको 4 मिलेगा, 4 में 2 का गुणा करें तो 8 मिलेगा। तो एक संख्या हो गई 4, दूसरी संख्या हो गई 8। यदि 4 में हम 3 का गुणा करें तो 12 मिलेगा, 4 में 4 का गुणा करें तो 16 मिलेगा। ये सभी के सभी जो हैं वो 4 की अपवर्त्य हैं, माने इन सब में 4 पूरी तरह से, इन सभी को 4 पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। अब ऐसी एक संख्या हमको 3 के लिए भी ढूंढनी है, और हमें ऐसी जगह पर पहुंचना है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 के भी अपवर्त्य हो और 4 के भी अपवर्त्य हो। तो हम 3 के अपवर्त्य की श्रृंखला बनाए तो क्या होगा, देखिए 3 में 1 का गुणा करें 3 मिलेगा, 3 में 2 का गुणा करें 6 मिलेगा, 3 में 3 का गुणा करें 9 मिलेगा, 3 में 4 का गुणा करें 12 मिलेगा, 5 का गुणा करने पर 15 मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 3, 6, 9, 12, 15। 12 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 4 का अपवर्त के रूप में देख रहे हैं और 3 के अपवर्त के रूप में भी देख रहे हैं। यानी 12 जो है वो 4 और 3 दोनों का अपवर्त है, और सबसे छोटा अपवर्त है। माने ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 4 से और 3 से दोनों से पूरी तरह विभाजित हो सकती है। यानी हम 4 को 12 में बदल दें और 3 को भी 12 में बदल सकते हैं। तो ये दोनों संख्याएं 4 और 3 12 में बदली जा सकती हैं। तो अब देखिए हमारी पहली वाली जो भिन्न थी वो थी 2/4, और यदि 4 को आप 12 में बदलना चाहते हैं तो आपको हर में यानी 4 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, और यदि आप हर में 3 का गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो आपको जो नई भिन्न मिलेगी वो क्या होगी, 2 के 6 और बटे 12, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और वैसे ही दूसरी वाली भिन्न आपकी थी 2/3, इन्हीं को हम जोड़ना चाह रहे थे ना। तो 2/3 में आपको 3 को 12 बनाना है, आपको हर इसके जैसा बनाना है, तो वो संख्या है 12 जो 4 की भी हर बन सकती है। तो 3 को 12 बनाने के लिए इसमें आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा, और यदि आप यहाँ 4 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी अंश में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा करने पर अंश आपको मिलेगा 8 और यहाँ पर अंश आपको मिलेगा 12। तो आपकी जो भिन्न थी क्रमशः 2/4 और 2/3 थी,
इन भिन्नों को आपने तुल्य भिन्न के रूप में बदला, तो 2/4 की तुल्य भिन्न मिली 6/12 और 2/3 की तुल्य भिन्न मिली 8/12। अब दोनों भिन्नें ऐसी भिन्नों में बदल गई जिनके हर एक जैसे हैं, यानी जिनके टुकड़े एक जैसे हैं। तो कुल उस इकाई के 12 टुकड़े किए गए और उसमें से हम 6 टुकड़ों की बात कर रहे हैं, और दूसरी वाली इकाई के 12 टुकड़े किए गए जिसके आप 8 टुकड़े के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पर कैसे होगा, जैसे यहाँ पर आपने 4 का गुणा किया, यानी इसमें हमको 4 हिस्से और करने हैं, सॉरी 4 हिस्से यहाँ पर है, 3 हिस्से और करने, क्योंकि आपने 3 का गुणा किया था, तो 3 हिस्से करने के लिए हम बिल्कुल इसी तरह से इसका डिवीजन करेंगे, विभाजन करेंगे कि ये कुल 12 हिस्सों में बदल जाए। तो इसके लिए एक तरीका यही हुआ कि यहाँ पर हमने इस पूरी इकाई के 3 बराबर बराबर और खंड किए, 4 पहले से थे और उसमें ऐसा हमने खंड बनाया कि वो 12 खंडों में बदल के, देखिए पहले ये ऐसे 4 खंड थे और 2 आपने खड़ी लाइनें खींची, तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हिस्सों में बढ़ गया और 12 हिस्से में से आपने 6 हिस्से को रेखांकित किया, तो ये जो 2/4 से पहले प्रदर्शित हो रहा था वो 6/12 से प्रदर्शित होने लगा, जो आपको यहाँ पर मिला। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी आपको करना होगा, यहाँ पर भी आपको इसके 12 हिस्से बनाने पड़ेंगे। तो 12 हिस्से बनाने के लिए आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा कि यदि 3 खड़े हिस्से हैं तो 4 आड़े हिस्से करने पड़ेंगे। ये हमने एक हिस्सा आड़ा बनाया, यहाँ पर इसका दूसरा हिस्सा भी आड़ा बना दिया और ये तीसरी आड़ी लाइन बना दी, और ऐसा करने पर ये जो पूरी इकाई है वो 4 बराबर भागों में बढ़ गई आड़े रूप में, और 3 खंड पहले से बने हुए थे। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 खंडों में बढ़ गई। 12 खंडों में से आपने कितने खंड को लिया था, पहले 2/3 को लिया था, तो कुल 3 हिस्से बने थे, आपने 2 हिस्सों को रेखांकित किया था, लेकिन अब ये जो 2 हिस्से हैं कैसे बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से बने और कुल 12 हिस्से थे। तो ये जो भिन्न पहले 2/3 से प्रदर्शित हो रही थी वो प्रदर्शित हो रही है 8/12 से। तो देखिए यहाँ पर जो हर इकाई है छोटी वाली वो आपस में बराबर हो गई। तो ये जो हिस्से आपने लिए 6 हिस्से यहाँ पर थे और 8 हिस्से यहाँ पर थे, कुल कितने हिस्से हो जाएंगे, इसको जोड़ने पर जैसा कि आपने पहले देखा था कि हर यदि 12 है तो हर तो 12 ही रहेगा, और अंश को आप जोड़ लेंगे तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 6 और 8 14। तो इस तरह से आपको परिणाम मिला कि 6/12 और 8/12 के जोड़ने पर मिला 14/12। तो 14/12 किसका योगफल है, 2/4 और 2/3 का। तो ये भिन्न का योग का सरल तरीका है, और ठीक इसी तरह से आप भिन्नों को घटाते भी हैं। तो ये तो आपने देखा, बहुत विस्तार से इसको हमने बनाया है। सर इसका शॉर्टकट क्या होगा इस पर जी। सर ये 1 मिनट में ये सेशन कट जाएगा, तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि उसी लिंक पर क्लिक करके वापस जुड़ जाएंगे सर। जी बिल्कुल। तो मित्रों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 2 भिन्नें ली, 2/4 और 2/3, जिनके अंश तो समान थे लेकिन हर समान नहीं थे। ऐसी स्थिति में उनको जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आपने पहले देखा कि हर जो है वो उस इकाई के टुकड़े की साइज को निर्धारित करता है कि उसके कुल की। दोबारा हम इसको शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा कि 2 भिन्न हैं हमारे पास, 2/4 और 2/3, इनको जोड़ने के लिए हमने पूरी प्रक्रिया की कि 2/4 और 2/3 को ऐसे तुल्य भिन्न में बदला जिनके हर एक समान थे, और जब हर समान हो गए तो अंशों को हमने आपस में जोड़ लिया। वापस हो जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये सारी प्रक्रिया हम नहीं करते तो क्या होता, इसको मैं बीच से हटाता हूँ। जो जोड़ने का एक एल्गोरिदम है, जो जोड़ने की प्रक्रिया हम अपनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम जो भिन्नें मिलती हैं उसके लिए यहाँ पर एक नीचे आड़ी लाइन खींचते हैं, और यहाँ पर हम 4 गुणा 3 या 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्त लिखते हैं। तो आपको मालूम है 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्त 12 है, तो यहाँ हम 12 लिखते हैं, और फिर इस 12 में क्रमशः दोनों हर का भाग देते हैं। जो भागफल प्राप्त होता है उसका अंश में गुणा करते हैं। तो इस 12 में यदि आप 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 हमको प्राप्त होता है, उस 3 का आप यहाँ पर गुणा करते हैं, और गुणा करने पर जो हल मिलता है, यहाँ पर 6 मिला, उसे आप यहाँ पर लिखते हैं। और आगे ठीक इसी तरह से इस लघुत्तम समापवर्त 12 में
आप इस 3 का भाग करते हैं तो आपको 4 मिलता है। 12 में 3 का भाग देने पर 4 मिला। इस 4 का गुणा आप यहाँ पर करते हैं तो आपको मिलता है 8, उसे आप यहाँ पर लिखते हैं। ये जो प्रक्रिया अपनाते हैं तो आपको क्या मिलता है कि 2/4 की जगह आपको मिलता है 6/12। 6 धन 8 पूरे का बटा 12 है। तो इसका मतलब होता है कि इसे आप दो अलग अलग भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। ये बता रहे कि 6/12 है धन 8/12 है। तो इन्हें आप यहाँ पर एक साथ लिख रहे हैं। तो 6/12 धन 8/12, यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला था, वही चीज आपको मिली थी 6/12 और 8/12 जो यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ये लघुत्तम समापवर्त को बगैर निकाले हम एक ऐसे हर के रूप में इसकी तलाश कर रहे थे जो दोनों तुल्य भिन्नों के रूप में बदलता है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं। ये जो भिन्नें हमें दी हुई हैं तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम उसको उसके तुल्य भिन्ने में बदलते हैं। तो 2/4 और 2/3 जो भिन्ने थी, इसमें हमने 4 और 3 का लघुत्तम निकाला, ये 12 मिला। इस 12 में हम 4 का भाग दिए तो 3 मिला। तो 3 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 4 में 3 का गुणा किया तो हर 12 हो गया। तो 2 में 3 का गुणा किया तो 6 मिला। तो जो प्रक्रिया आपने यहाँ पर की थी तुल्य भिन्न बनाकर जोड़ने की, वही प्रक्रिया आप यहाँ पर भी कर रहे हैं। आपने 2/4 की तुल्य भिन्न 6/12 प्राप्त की और 2/3 की तुल्य भिन्न 8/12 प्राप्त की। और ये दोनों भिन्ने एक ऐसे भिन्ने में बदल गए जिनके हर बराबर थे। और हर बराबर होने पर क्या करते हैं आप, अंशों को जोड़ लेते हैं। तो 6 और 8 14 हुआ, 14/12। तो इसका परिणाम आपको मिला 14/12 जो आपको यहाँ पर मिला था। तो आप देख रहे हैं कि भिन्नों को जोड़ने की प्रक्रिया में जो पहली दो शर्तें हैं वो ये हैं कि इकाइयां बराबर हों और उनके टुकड़े बराबर हों। टुकड़े बराबर होने का मतलब उन भिन्नों के हर बराबर हों, तब आप अंशों को जोड़ लेते हैं और उसी हर को वापस लिखते हैं। और यदि हर बराबर नहीं है तो आप उन्हें उनके तुल्य भिन्नों की मदद से बराबर हर वाले भिन्नों में बदलते हैं और फिर अंशों का योग करके उसका योगफल प्राप्त करते हैं। तो ये तुल्य भिन्न की मदद से भिन्नों का जोड़ना हुआ। और ठीक इसी तरह से भिन्नों का घटाना भी होगा। यदि इस काम को आप समझ रहे हो तो भिन्नों का घटाना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब इस पर यदि कोई सवाल आपके हैं किसी के तो कृपया पूछें आप। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रश्नों की। मैं ही शुरुआत करता हूं सर। मैं चाहूंगा बाकी साथी भी। किन्हीं का कोई प्रश्न है इस पे? चलिए ठीक है, तो हम एक सर दूसरा मेरा नया मेरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जो समझ रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो सर जी तुल्य जी भिन्न का जो मुझे सारा कुछ समझ में आया कि तुल्य भिन्न बनाने का मतलब ये हुआ कि एक जैसे टुकड़े में भिन्नों को स्थापित करना। क्या मैं सही जी, हूँ इसमें? बिल्कुल बिल्कुल सही सर। हाँ, तो तुल्य बिल्कुल। भिन्न दो हमारे पास अलग अलग भिन्ने हैं जिनके हर अलग अलग है। तो हर का अलग होना बताता है कि उस इकाई के हमने कुल कितने टुकड़े किए। तो उन दोनों इकाइयों को जहां से वो भिन्ने हमने प्राप्त किए हैं उनको समान हर वाले भिन्नों में बदलना, यानी एक ऐसे भिन्न के रूप में देखना जहां पर टुकड़े उनके एक जैसे हो, तभी उनका जुड़ना संभव हो पाएगा। इस बात को बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं सर कि जैसे दो टेबल है, दो कुर्सियां हैं, तो इनको हम जोड़ के नहीं बता सकते। हमको दो कुर्सियां और दो टेबलें ही कहनी होंगी। तो कुर्सियों को कुर्सियों के साथ जोड़ सकते हैं, टेबलों का योग टेबलों के साथ हो सकता है। माने जोड़ने की पहली शर्त है कि जो जोड़ने वाली इकाई है वो एक जैसी हो। हम 4 भेड़ और 3 गाय कह सकते हैं। यदि 4 गाय उसमें और मिल जाएंगी तो 4 भेड़ और 3 गाय और 4 गाय फिर से, तो 4 भेड़ और 7 गाय हो जाएंगी। भेड़ की गिनती अलग ही रहेगी। तो ठीक वैसी बात है कि दो चीजें तभी जुड़ सकती हैं जब उनके गिनने का आधार एक जैसा हो। तो यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं। हर अलग अलग है, यानी उनके टुकड़े या उनकी साइज अलग है, उनको हमको जोड़ना यदि है तो हमको उनको एक साइज वाले भिन्नों में बदलना पड़ेगा। और इसके लिए हम तुल्य भिन्नी की मदद लेते हैं। बिल्कुल सर। और यह भिन्न की सोच जो आप बता रहे हैं तुल्य बनाने के लिए कैसे एक समान टुकड़े या एक समान हर में बदलना, यह आगे उन चीजों की ओर भी इशारा कर रहा है कि कैसे इकाइयों का जन्म हुआ होगा। विभिन्न चीजों को जब एक साथ करने के लिए छोटी इकाइयां, बड़ी इकाइयां, इनका जन्म कैसे हुआ होगा उस ओर भी इशारा कर रहा है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, हमारे पास अभी समय है। और अब हमने शुरू इनमें चित्रों की मदद से इस काम को किया है, और अब बजाय चित्रों का उपयोग किए हम इसका जोड़ना देखेंगे। एक भिन्न हम छोटी सी ले लें, 5/7 एक भिन्न है, और दूसरी भिन्न है 3/8। ये दो भिन्न हैं, इनको हम जोड़ना चाहते हैं। तो हम दोनों तरीके से जोड़ेंगे। पहले इनके तुल्य भिन्न हम ऐसी बनाएंगे जिनमें हर बराबर हो जाए, और फिर उसको जोड़ने की जो सामान्य प्रक्रिया है उसके आधार पर बनाएंगे। तो दोनों साथ साथ चलेंगी प्रक्रिया है। मैं इसको आधे हिस्से में इधर भी करता हूँ और आधे हिस्से में यहाँ करता हूँ, फिर हम दोनों की तुलना कर पाएंगे हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने फिर से लिखा 5/7 धन 3/8। वो हम देख रहे हैं कि एक जगह हर 7 है और दूसरी जगह हर 8 है। ये दोनों एक जैसी जो इकाइयां थी, तो वहां पर 7 टुकड़े किए बराबर बराबर, और उनमें से हम 5 टुकड़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं 5/7 के रूप में। दूसरी जगह पर हमने उस इकाई के 8 बराबर हिस्से किए, और उन 8 हिस्सों के 3 हिस्से को हम प्रदर्शित कर रहे हैं 3/8 से। और यदि इनको हम शामिल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? निश्चित रूप से हमें समान हर वाली भिन्नों बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हर 7 है, यहाँ पर हर 8 है। यदि हम इनको समान भिन्नों में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर 8 का अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर 7 का अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा 5 गुणा 8/7 गुणा 8 धन 3 गुणा 7। यहाँ हमको 7 का गुणा करना पड़ेगा अंश और हर में, 8 गुणा 7। देखिए यहाँ 7 था तो हमने इस 8 का गुणा किया, और यहाँ 8 था तो हमने 7 का गुणा किया। और चूंकि हर में हम 8 का गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 8 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ यदि हम हर में 7 का गुणा कर रहे हैं तो हमको अंश में भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो जो ये भिन्न थी उनके तुल्य भिन्न हमको मिलेंगी। 5 गुणा 8 माने 40/56 धन 3 सत्ते 21/8 गुणा 7 में 56। तो आप देख रहे हैं कि 5/7 की एक तुल्य भिन्न मिली 40/56, और 3/8 की तुल्य भिन्न मिली 21/56। ये दोनों भिन्नें दो ऐसी भिन्नों में बदल गई जहां पर उनके हर एक जैसे हैं, 56 और 56। माने अब ये दोनों भिन्नें एक ऐसी भिन्न के रूप में बदल गई जिनके टुकड़ों की साइज एक जैसी है। तो 56 टुकड़े किए गए, उसमें 40 टुकड़े लिए, 40 टुकड़ों के बारे में बात की जा रही है। दूसरी इकाई के भी 56 टुकड़े किए गए, उनमें से 21 टुकड़ों की बात की जा रही है, तो वो 21/56 हुआ। और ये जो 40 टुकड़े हुए 40/56 हुए। अब इनको हम जब जोड़ेंगे तो हमको परिणाम मिलेगा। जो परिणाम मिलेगा वो यही होगा, हर में तो 56 ही रहेगा, और अंश को हम सीधे सीधे जोड़ लेंगे। तो पहला अंश है 40 और दूसरा अंश है 21। तो हमको परिणाम मिलेगा 40, 20, 60 और 1 61। ये हो गया 61/56। तो ये तो हुआ तुल्य भिन्न के रूप में बदल कर इसको हमने हल किया। अब जो हल करने का पारंपरिक जो तरीका है, जिस जो एल्गोरिदम है उसका, उसके अनुसार इसको हम हल करें तो अब देखें दोनों हिस्से कैसे चलते हैं। यहाँ पर 5/7 एक भिन्न है और दूसरी भिन्न है 3/8। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो 7 और 8 का लघुत्तम समापवर्त, चूंकि 7 और 8 में कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए इनका जो लघुत्तम समापवर्त होगा इन दोनों के गुणनफल यानी 7 गुणा 8 या 56 के बराबर होगा। अब इस 56 में हम क्या करेंगे, इस हर का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे 56 में, तो हमको 8 मिलेगा। उस 8 का हम गुणा करेंगे 5 के साथ। तो मैं फिर से लिख लूं इसको, दोबारा लिखता हूं। तो या इसी में कर लेता हूँ। 7 का हमने 56 में भाग दिया तो 8 मिला, इस 8 का यहाँ हमने गुणा किया तो हमको 8 गुणा 5 माने 40 मिला, और धन इस 56 में फिर 8 का भाग दिया तो 7 मिला, 7 का यहाँ 3 में गुणा किया तो 7 गुणा 3 21 मिला। तो हमको प्राप्त हुआ 40 धन 21/56। इसको आप जोड़ दें तो आपको मिलेगा फिर से 61/56। तो आप देख रहे हैं जो परिणाम आपको यहाँ मिल रहा है वही परिणाम यहाँ मिला है। तो ये शॉर्टकट तरीका है। हम यहाँ भी वही काम कर रहे हैं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये एक और उदाहरण है आपके लिए जिसमें हम भिन्न का जोड़ना देख रहे हैं,
और यदि भिन्न का जोड़ना आप सभी को समझ में आ रहा है तो बिल्कुल इसी तरह से आप घटाना कर सकते हैं। घटाने के लिए केवल इसको आपके यहाँ पर चिन्ह बदलना होगा, जो धन है उसको आप ऋण कर दीजिए तो घटाना हो जाएगा। यहाँ पर भी शर्तें वही हैं कि आप 5/7 में 3/8 को घटाना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ऋण चिन्ह लगेगा, यहाँ ऋण चिन्ह लगेगा और यहाँ पे ऋण चिन्ह लगेगा और अंत में आपको मिलेगा 40 में से 21 चला गया 19/56। ये घटाना हो गया। और यहाँ पर भी देखिए जो धन का चिन्ह था वो ऋण बन गया और फिर यहाँ पर जो संख्याएं जो मिली तो वो आपको फिर भी वैसी ही मिलेंगी, केवल आपको यहाँ से इसको घटाना पड़ेगा। तो 40 में से आप 21 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 19 और हर जो है वही रहेगा 56। तो जोड़ने और घटाने दोनों परिस्थितियों में आपने देखा कि जो हर है वो जो रहता है वही बना रहता है और अंश में ही केवल जोड़ना और घटाना होता है। तो ये एक परिणाम है जोड़ने और घटाने से संबंधित। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि अगली बार जब आए तो कुछ उदाहरण अपने से हल करके पेपर पे हल करें जोड़ने और घटाने से संबंधित और उसको व्हाट्सएप पे भेजें, तो इससे पता चल पाएगा कि आपकी समझ किस प्रकार बन रही है। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, मुझे तो बहुत स्पष्ट हुआ और काफी दृष्टिकोण भी खुला कि कैसे मूल तत्व के साथ समझा जाए चीजों को। इस बीच में चैट बॉक्स में एक गुप्ता सर ने कुछ पूछना चाहा है, मैं चाहूंगा अगर वो अपना माइक ऑन करके पूछ सके तो सर से सीधा। अच्छा, एक गुप्ता सर कह रहे हैं कि उनके यहाँ थोड़ा शोर है। वो प्रश्न कर रहे हैं सर अच्छा। कि मतलब जब दो राशियां जो अनुपात में हों वो एक दूसरे के बराबर हैं तो वो एक दूसरे के तुल्य भिन्न होंगे, ये प्रश्न चिन्ह है उनका, इतना ही प्रश्न है। प्रश्न फिर से दोहराएंगे सर? सर जब दो राशियां जो अनुपात में हों वो एक दूसरे के बराबर हैं तो वो एक दूसरे के तुल्य भिन्न होंगे। तो मुझे सर हाँ जी। वो उन्होंने बेसिकली, मुझे लगता है कि 1/2 और 2/4 ये पूछ रहे हैं कि क्या यही तुल्य भिन्न है। जी बिल्कुल, जब अनुपात को हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं और वहां पर यदि इस तरह की स्थिति आती है कि एक अनुपात को दूसरे अनुपात से एक समान संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता हो तो तुल्य भिन्न है। जैसे 1:2 और 2:4 है, तो पहले अनुपात 1 और 2 का जो अनुपात है उसमें यदि हम 2 और 2 का गुणा कर दें तो हमको दूसरा वाला अनुपात 2 और 4 मिल जाता है। तो उन अनुपात में दी हुई संख्याओं को जब आप भिन्न पे लिखते हैं तो वो तुल्य भिन्न नहीं होंगी। तो प्रतिशत हो या दशमलव भिन्न हो या साधारण भिन्न हो, ये सभी के सभी भिन्नों के ही रूप हैं। अलग अलग ढंग से हम उनको प्रदर्शित करते हैं। जब प्रतिशत की बात करते हैं तो वहां पर हर जो है 100 हो जाता है हर बार। और जब हम अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात को भी भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो 3:4 कहने का मतलब ये होता है कि वहां पर अंश 3 है और हर 4। तो वहां पर यदि एक अनुपात से दूसरे अनुपात को एक सामान्य संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है, तो उस परिस्थिति में दोनों ही अनुपात एक दूसरे के तुल्य भिन्नों के रूप में लिखे जा सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन इसका तात्पर्य यह शायद नहीं है कि सिर्फ अनुपातिक भिन्न ही तुल्य भिन्न है। जिन भिन्नों के हर एक जैसे हो वह तुल्य भिन्न है। सर हर एक जैसा होना जरूरी नहीं है। वो भी जरूरी नहीं है जैसे सर। जी, जैसे 1/2 और 2/4 दो ऐसी भिन्न हैं। अच्छा, मैं हाँ हाँ इसको हाँ। लिख देता हूँ यहाँ पर तो क्लियर हो जाए, गुप्ता जी भी देख रहे होंगे। उनका सवाल इस तरह से है, अनुपात के संबंध में जब हम देख रहे हैं तो एक अनुपात उनके पास 1:2 है और दूसरा अनुपात 2:4 है। यदि आप इन्हें भिन्नों के रूप में लिखेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा और ये आपको 2/4 मिलेगा। तो ये जो अनुपात दूसरा वाला है वो पहले वाले अनुपात में एक सामान्य संख्या का अंश और हर में गुणा करने पर प्राप्त हो सकता है। 1×2 माने 2 और 2×2=4। तो यहाँ पर जो दोनों अनुपात हैं वो ये पर्टिकुलर ये दो अनुपात जो है वो तुल्य भिन्नों के रूप में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर हर बराबर नहीं है, देखिए यहाँ पर तुल्य भिन्नों में हर बराबर नहीं होंगे सर, कोई जरूरी नहीं है।
जैसे हमने यहाँ पर जितने भी भिन्ने देखे, जैसे 5/7 कोई हमने देखा था, यहाँ पर यदि आप 2 और 2 का गुणा करें तो आपको मिलेगा 10/14, और यदि 3 और 3 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 5 या 15 और बटे 21। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर बदलता जा रहा है, जैसे जैसे अंश बदल रहे हैं उसी अनुपात में हर भी बदल रहे हैं। तो तुल्य भिन्नों में हर बराबर होंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। यदि हर बराबर हुए तो अंश भी उसी अनुपात में बराबर होंगे, तो फिर आपको एक जैसी भिन्न मिलेगी। आपको 10/14 तो दूसरा भी आपको 10/14 ही मिलेगा, क्योंकि यदि आप हर बराबर करना चाह रहे हैं तो अंश भी बराबर हो जाएंगे, तभी वो तुल्य भिन्न कहलाएगी। तो तुल्य भिन्न होने के लिए ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आप उनके हर को भी बराबर कर दें। हर बराबर करेंगे तो आपको अंश भी बराबर मिलेगा। लेकिन जो गुप्ता जी का प्रश्न था कि यदि कोई ऐसा अनुपात है जो आसानी से एक निश्चित संख्या का दोनों में गुणा करने में प्राप्त हो सकता है, तो सारे के सारे जो अनुपात होंगे वो तुल्य भिन्नों के रूप में लिखे जा सकते हैं। जैसे 1:2 से 1, दूसरा आपको 2 और 4 का मिला, मान लीजिए इसमें दोनों में 5 से गुणा करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 5:10। तो ये जो नया अनुपात मिला वो इस अनुपात में 5 और 5 का गुणा करने पर मिला। मैंने दोनों राशियों में 5 गुणा किया तब एक नया 5 और 10 का अनुपात मिला। तो ये जो अनुपात है वो इसके तुल्य भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, बशर्ते हम इसको भी एक भिन्न के रूप में लिखें। तो 1 और 2 का जो अनुपात है 1/2 बना, 5 और 10 का अनुपात मिला बना 5/10। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दोनों तुल्य भिन्न हैं। तो अनुपात को हम तुल्य भिन्न के रूप में तब लिख सकते हैं जब हम अनुपात के दोनों हिस्सों पर एक जैसी समान संख्या का गुणा करें या भाग दें। बिल्कुल सर, स्पष्ट है सर, काफी स्पष्ट हो गया। और जी। किन्हीं भी साथी का कोई प्रश्न हो तो सर से पूछ सकते हैं, 2 मिनट का समय शेष है। हेलो सर। जी नमस्ते। जी नमस्ते। सर जैसे आपने कहा तो हर और अंश है एक एक संख्या से, जैसे 5/7 है, तो पर्टिकुलर हम 2 संख्याओं का भी सेम उसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं। 27/30 अगर होगा तो उसको भी हम उसी प्रोसेस पे काम कर सकते हैं। किसी भी भिन्न को यदि आप तुल्य भिन्न, किसी भी भिन्न के लिए आप तुल्य भिन्न बनाना चाहते हैं तो आपको वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जिस संख्या का अंश में गुणा कर रहे हैं उसी संख्या का गुणा आपको हर में करना पड़ेगा। तो जो नई भिन्न मिलेगी वो तुल्य भिन्न होगी। कोई भी भिन्न ले लीजिए आप, उसके अंश और हर में एक जैसी संख्या को गुणा करिए या एक जैसी संख्या का भाग दीजिए। यदि भाग जा रहा हो पूरी तरह से तो आपको जो नई संख्या मिलेगी अंश और हर में, वो या जो नई भिन्न मिलेगी वो पहले वाली भिन्न की तुल्य भिन्न ही होगी। आप कोई उदाहरण देके इस बात को और स्पष्ट कर सकती है। कोई सा भी भिन्न लें, उसके अंश और हर में एक जैसी संख्या का गुणा करें या भाग दें तो जो नई भिन्न मिलेगी वो पहले वाले भिन्न की तुल्य भिन्न होगी या दोनों भिन्न एक दूसरे के तुल्य भिन्न होंगी। थैंक यू सर, मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगी इसको, और जी जहां मुझे बिल्कुल। प्रॉब्लम होगी मैं आपके साथ कंसल्ट करूंगी सर। बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर सकती हैं, उससे हम तुरंत 1 हफ्ता इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब भी डाउट आया आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल दीजिए, मैं जुड़ा हुआ हूँ उससे, और इससे जी फायदा होगा कि हम जो पूरा का पूरा ग्रुप है उसको आगे पीछे देख सकेगा। तो मैं सबको इनवाइट करता हूँ इस बात के लिए कि आप अपनी समस्याओं को, अपनी बातचीत को, अपने विचारों को व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल दीजिए। तो इसके माध्यम से हम एक दूसरे की समस्याओं को ज्यादा गहराई से देख पाएंगे और बीच बीच में ये चर्चा चलती रहेगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आज का सत्र अब लगभग हम लोग पूरा करने पर हैं, और जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और काफी रोचक तरीके से भिन्न को हमने समझा, पहले भिन्न को समझा, आज तुल्य भिन्नों को समझा, उनको जोड़ना घटाना कितना सरल है यह भी समझा। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलने के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे, और तब तक के लिए सभी जी साथियों जरूर। का धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद सर। थैंक यू सर।